हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक जो वो चल रहा था जनरल साइंस का गति, और इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम गति का ही टॉपिक जो वो आगे कंटिन्यू करते हैं, और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है दूरी का ग्राफीय प्रदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए, अब हम अभी तक अपने जो चीज़ें पढ़ी, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, ठीक है ना, दूरी पढ़ा, समय पढ़ा, ये सब अपने पढ़ चुके हैं। अब हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई ग्राफ की सहायता से किस प्रकार से चीज़ों को हम व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी जो इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो वो स्टडी करते हैं, और रट कर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा तो वो वहाँ फिर बना कर आ जाते हैं। तो रटी हुई चीज़ जब वो ज़्यादा समय तक हमें याद नहीं रहती है। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि ग्राफ क्यों लिया जाता है, क्या इसका फ़ायदा है, और ग्राफ जो वो किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई ग्राफ जो है वो क्या काम आता है। तो अगर मैं बात करूं अपने आसपास की चीज़ों की, तो एक जगह पर हम ग्राफ का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो चीज़ जो है वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो होता है क्रिकेट मैच। जैसे अभी भाई IPL चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा हो तो बीच बीच में जो है वो बहुत सारे आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं, और वो ग्राफ की सहायता से दिखाए जाते हैं। ग्राफ का फ़ायदा क्या है, ग्राफ को देखकर आप तुरंत जो है वो बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हो। अगर मान लो कि आपको शब्दों में लिखा जाए तब आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। और ग्राफ एक छोटे से भाग में ग्राफ बनाकर आप सब कुछ उसमें दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कई बार जो है वो क्रिकेट में चल रहा होता है, ठीक है, और जैसे मान लो T20 चल रहा है तो उसके 20 ओवर का खेल दिखाया जाता है, और इस तरफ जो है वो मान लो इस तरफ तो हो गए रन और इस तरफ हो गए ओवर। फिर यूं इमारतें बनी हुई होती है भाई, ऐसे। तो इन इमारतों को देखकर हम तुरंत समझ जाते हैं भाई कि फलाने ओवर में, जैसे मान लो ये 11वां ओवर है, ये पहला ओवर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 15वां है। तो इस ग्राफ को देखकर हम तुरंत समझ जाते हैं कि भाई जो 11वां ओवर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन आए हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग है सबसे छोटी है, इसका मतलब 15वें ओवर में जो रन है वो कम आए हैं। तो आप देखो कि एक छोटे से ग्राफ की सहायता से हमें ओवरऑल पूरे मैच का कि सारा आंकड़ा जो हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दोनों जो टीमें होती हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन भी ग्राफ की सहायता से कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ग्राफ का फ़ायदा क्या होता है कि छोटी सी जगह में आप बहुत सारे आंकड़ों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसे पढ़ने में आसानी होती है। अगर मान लो यही चीज़ें सारी अगर शब्दों में लिखी होती तो क्या आप इतनी जल्दी आसानी से पढ़ पाते, ठीक है ना। तो आंकड़ों की सहायता से हम एक सुटेबल पैमाना लेकर ग्राफ बना सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं वो सीधे उस ग्राफ से मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ जी, देखिए, अभी जो अपन ने बात की उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर कि दूरी का ग्राफीय प्रदर्शन का मतलब क्या है कि कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी जो वो ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच में विभिन्न आंकड़े जो वो ग्राफ द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। और यहाँ अगर हम दूरी की बात करें तो वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ की सहायता हम लेते हैं, ठीक है। तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे कि ग्राफ जो वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो लेते हैं अपन। हाँ जी, देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ेंगे हम वो है दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ देखो हेडिंग में पता चल रहा है कि ग्राफ हमें किसके बीच में बनाना, दूरी और समय के बीच में। तो यहाँ एक नॉर्मल बात लिखी है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम एक सुविधाजनक पैमाना लेकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूरी समय ग्राफ जो वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाँ जी, तो अब देखिए, दूरी समय ग्राफ में हमारा जो पहला पॉइंट वो है ये है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पूछ क्या रखा है, ठीक है ना। हर बार जो ग्राफ आता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि चाल कैसी है, एक समान चाल है। तो देखो बच्चे क्या करते हैं कि भाई सीधा रटते हैं। हम इस पूरे ग्राफ को आंकड़ों के थ्रू जो वो समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपसे पूछ रहा है कि दूरी और समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर y अक्ष जो है वो तो दिखाएगा दूरी को, ठीक है, और दूरी किस में, मीटर में।
वो किलोमीटर में भी हो सकती है, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है वो दिखाएगा समय को, हम यहाँ समय को किस में लेकर चल रहे हैं, ये समय जो है वो t हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में दिखाएंगे हम, सेकंड में। अब देखो कि सबसे पहली बात कि हमें ग्राफ किसके लिए बनाना है, एक समान चाल के लिए, एक समान, हाँ जी। तो अब हमें दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ को, ये ग्राफ किसके लिए है भाई, एक समान चाल के लिए है, ठीक है। तो एक समान चाल के ग्राफ को हम आंकड़ों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर तो लिख देता हूँ समय, जिसे हम दिखाएंगे t से, और यहाँ लिख देते हैं अपन दूरी, वो कि किस में हो जाएगी, मीटर में, और ये किस में मापेंगे हम, सेकंड में। तो देखो यहाँ पर समय ले लेते हैं अपन, 0 से शुरुआत करते हैं, और ये मान लो 1 2 3 4 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर 2 4 6 8। अब देखो आप, ये कोई वस्तु की गति है, क्योंकि हमें ग्राफ किसके लिए बनाना है, एक समान चाल के लिए। एक समान चाल की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल कैसी होगी, एक समान, यानी जितनी देर वो गति करता है उसकी चाल एक जैसी रहनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलते जाना चाहिए। तो यहाँ देखो इन सब के बीच में समय में अंतराल कितना भाई, 1-1 सेकंड का है, ठीक है। अंतराल समान है। अब दूरी का अंतराल देखो, यहाँ पर 0 से 2, अंतराल 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, 2 का है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाल क्या होगी भाई इस 0 से 2 के बीच में, क्योंकि दूरी कितनी चला 2, समय कितना लिया 1 सेकेंड, तो चाल कितनी आ गई 2, ठीक है। तो यानी इस क्षण के लिए 0 से 1 सेकेंड के बीच में चाल कितनी थी, वो थी 2, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ अगर आप निकालोगे इस दूसरे में, क्योंकि समय देखो 1 से 2 सेकंड हो गया और दूरी जो वो कितनी हुई 2 से 4। अगर मैं आपसे चाल पूछूं तो क्या लिखोगे आप, 4 - 2 और 2 - 1, यानी इस 4 में से 2 घटाओगे, इस 2 में से 1 घटाओगे और आंसर कितना आएगा 2। कहने का मतलब ये है कि इन आंकड़ों के लिए अगर आप प्रत्येक क्षण के लिए चाल निकालना चाहोगे तो हर बार जो वैल्यू कितनी आएगी चाल की, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, यहाँ भी आपके 2 ही आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 2, ठीक है। इसका मतलब पूरी गति के दौरान चाल क्या है भाई, एक समान है। और हमें ग्राफ किसके लिए बनाना है, एक समान चाल के लिए। अब देखो इन्हीं आंकड़ों को अगर आप ग्राफ में दर्शाना चाहो तो ये हो गया 0, ठीक है। अब आपको इस एक्स एक्सिस पर समय को लेना है। समय कितना लिया अपन ने, 1 2 3 और 4 सेकेंड, ठीक है। वो आपको जब फेयर कॉपी में बनाओगे तो आपको पैमाना भी लेना पड़ेगा। और यहाँ दूरी देखो, दूरी कितनी है 2 4 6 और कितनी 8, तो ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8। अब आप क्या करो भाई, देखो जब 0 समय है तो दूरी भी कितनी है 0, तो 1 पॉइंट तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर देखो 1 सेकंड पर दूरी कितनी है 2, तो ये रहा 1 सेकंड और दूरी ये रही 2, इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा ये ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार जब समय 2 सेकंड हो जाता है तो दूरी कितनी तय हो जाती है 4, तो ये रहा 4 और ये रहा 2, इनके बीच में आएगा पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार 3 के लिए कितना हो जाएगा 6, तो ये रहा 3 और ये रहा 6। इसी प्रकार 4 सेकंड के लिए दूरी कितनी है भाई, ये है 8, ठीक है ना। कहने का मतलब 4 सेकंड पर दूरी कितनी हो रही है, तो बराबर आना चाहिए। अब अगर आप इन सारे बिंदुओं को मिलाओगे तो आप देखोगे कि आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो दूरी इस वाई एक्सिस को दर्शाओगे और समय को एक्स एक्सिस पर, और अगर वस्तु की चाल एक समान है तो ग्राफ जो वो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप बाकायदा इन आंकड़ों को रखकर अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम आंकड़ा ले लें आप, ठीक है ना। 1-2 जरूरी नहीं है, बस आपकी चाल क्या जानी चाहिए, एक समान आनी चाहिए। तो इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ जो है हम आसानी से बना सकते हैं कि अगर चाल जो वो क्या हो, एक समान हो, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए तो मैं क्या कह रहा था आपको कि ये वाई एक्सिस जो है वो ये दूरी को व्यक्त करती है और एक्स एक्सिस जो है वो समय को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो हम इस ग्राफ की सहायता से चाल ज्ञात की जा सकती है। देखो चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट लेंगे। मान लो एक हमने ये बी बिंदु ले लिया और ये एक ए बिंदु ले लिया, तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट डाल दो, ठीक है, और एक यहाँ पॉइंट डाल दोगे, तो ये तो हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा T2। इसी तरह आप वाई एक्स पर भी लंब डाल दें,
ठीक है। तो ये किसको दिखा रहा है, दूरी को। तो यहाँ कुछ ना कुछ दूरी होगी, उसको हमने नाम दे दिया S2, और यहाँ जो दूरी है उसका नाम दे दिया हमने S1। तो कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो S2 माइनस S1, ठीक है। और ये वाला जो समय अंतराल है ये कितना हो जाएगा भाई, हमने माना है T2 माइनस T1। अब आंकड़ा होगा तो कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ 8 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस 2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये आपके दूरी और ये समय को व्यक्त करता है, अगर मैं यहाँ पर थीटा ले लूँ, ठीक है, और आप जानते होगे अगर ये त्रिभुज कौन सा है, ABD, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। यहाँ लंब कितना देखो BD, ठीक है, तो ये हो जाएगा BD बटे, और आधार क्या है AD। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये tan थीटा जो क्या है, ये tan थीटा इस ग्राफ की स्लोप है, इस ग्राफ की ढाल है। और ये tan थीटा किसको व्यक्त करेगा, क्योंकि आप जानते हो दूरी बटा समय किसका कौन सी भौतिक राशि होती है, और वो होता है चाल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं चाल या स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें, हमेशा अपने दिमाग में कोई आंकड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। अब आपने यहाँ पर तो लिखा y एक्स जो है वो दूरी को दिखाएगा, x एक्सिस जो है वो समय को दिखाएगा, ठीक है। चाल क्योंकि एक समान होनी चाहिए तो अंतराल आपको इस तरह से लेना है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, जैसा यहाँ हो रखा है। फिर आप इन दोनों दो पॉइंट आप लेकर चलोगे तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। अब हम क्या कहते हैं कि क्योंकि ये दूरी और समय को व्यक्त कर रहा है तो इस पूरे ग्राफ पर आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर 2 लंब आप इस तरफ डाल दीजिए y एक्सिस पर, 2 डाल दीजिए आप x एक्सिस पर, ये समय को व्यक्त करेंगे, ये दूरी को व्यक्त करेंगे। तो ये तो हो जाएगा दूरी का अंतराल, ये हो जाएगा समय का अंतराल। tan थीटा निकालोगे तो वो किसको व्यक्त करेगा, चाल को व्यक्त करेगा। तो यानी दूरी समय ग्राफ की सहायता से आप आसानी से किसी भी क्षण के लिए, किसी भी समय के लिए आप वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हो। हाँ जी, आगे देखिए अगला जो टॉपिक है ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो देखो इस बार हमसे पूछा है कि असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। अब देखो आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि चाल कैसी है, असमान है, इसका मतलब समान समय अंतराल में जो वस्तु की द्वारा तय दूरी होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ मैंने एक देखो आंकड़े ले रखे हैं अपने हिसाब से। तो समय का अंतराल देखो दो सबके बीच में 2 का अंतर है, यानी अंतराल तो समान है लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है, अब देखो पहले 1 सेकंड 2 सेकंड में वो दूरी कितनी तय करता है, 1 मीटर, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड में दूरी तय करता है वो 3 मीटर, फिर अगले में 6 मीटर, फिर अगले में 7 मीटर। तो आप देख सकते हो कि समान समय अंतराल में दूरी जो है वो अलग अलग तय की जा रही है। अतः इस कारण क्या होगा कि यहाँ पर वस्तु का वेग जो होगा वो असमान आएगा। यानी अगर आप इस प्रत्येक अंतराल के लिए वेग का मान ज्ञात करोगे तो वो अलग अलग आएगा, इसलिए वस्तु की चाल कैसी हो जाएगी, असमान हो जाएगी। तो फिर से अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरफ आ जाएगा भाई y एक्सिस, इस तरफ आ जाएगा x एक्सिस। ये आपको व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है भाई, एग्जाम में हम यूँ बना के आ जाते हैं। अगर आप ये नहीं दिखाओगे कि ये कौन सी भौतिक राशियों को व्यक्त करता है तो फिर इस क्वेश्चन को, इस ग्राफ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो दर्शाएगा दूरी को, ठीक है, ये दिखाएगा समय को, तो ये हो जाएगा सेकंड में और ये हो जाएगा मीटर में। अब फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे भाई। तो क्या हर बार जो वो सरल रेखा प्राप्त होगी, तो आंसर है बिल्कुल हर बार सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि हमें जो टॉपिक है वो किस पर दे रखा है। तो यहाँ असमान चाल है, आप इन सभी पॉइंट को अब यहाँ दर्शाने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पैमाना ले लेते हैं भाई। तो देखो पैमाने में नीचे तो हम लिख देंगे 0, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 1। इसका आप फिर जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से मैंने लिया है। अब आप इनको अगर पॉइंट को मिलाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ असमान चाल आ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा ना आकर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर असमान चाल है तो आप असमान दूरी ले
और अगर आप इनको बनाओगे तो कुछ इस तरह का वो कैसा भी आ सकता है भाई। अगर ये आंकड़े बदलेंगे तो कहने का मतलब भाई ये एक सीधी रेखा आपको प्राप्त नहीं होगी, फिर वो आड़ी टेढ़ी रेखा जो वो आपको प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको इन आंकड़ों को लेकर चलना है और आप बाकायदा फेयर कॉपी में बनाओगे जो ग्राफ पेपर आता है तो आपको बिल्कुल ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे। हाँ जी, अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए वेग समय ग्राफ, यानी अगला आपको हेडिंग में बोल रहा है कि इस बार जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, वेग और समय के बीच में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रखा है अपन ने कि अगर कोई वस्तु जो वो सरल रेखा में चल रही है और उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको वेग समय ग्राफ के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ भी अलग अलग सिचुएशन आएगी कि भाई चाल जो वो अगर एक समान हो तब ग्राफ कैसा बनेगा, असमान हो तब कैसा बनेगा, वेग बढ़ रहा है तब कैसा बनेगा, घट रहा है तब कैसा बनेगा। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाला जो पढ़ा अब जो पढ़ा वो आपको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले आप ये देखो कि हेडिंग क्या कह रही है। अगला कह रहा है कि वेग समय ग्राफ, यानी आपको ये तो समझ जाना है कि जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा वेग के बीच में। ठीक है, वही एक्सिस किसको दिखाएगा, वेग को, और एक्स एक्सिस जो है वो किसको दिखाएगा, समय को। ठीक है, क्लियर ये बात। तो अपने को अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ दे रहा है अगला कि वेग समय ग्राफ, तो आपको वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाना है। और वेग जो है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में। अब देखो वो कह रहा है कि वस्तु जो वो एक समान चाल से गतिमान है। पिछली बार हमने पढ़ा था एक समान चाल के लिए, लेकिन वहाँ पर स्थिति समय ग्राफ था, ठीक है, या दूरी समय ग्राफ था। इस बार जो वो वेग समय ग्राफ है। तो इस चीज़ का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, हम इस हाँ जी, तो इस वेग समय ग्राफ को समझने के लिए हम आंकड़ों की सहायता से इस ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिया समय और वेग, क्योंकि हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना, वेग और समय के बीच में। तो यहाँ देखो क्योंकि अगला कह रहा है कि चाल कैसी रहनी चाहिए, एक समान, यानी पूरी गति के दौरान। तो ये तो समय ले लिया मैंने, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब उसका वेग देखो प्रत्येक सेकंड पर क्या है, 40 है। इसका मतलब उसकी चाल कैसी है, एक समान। ठीक है, अब इसको हम इन पॉइंट की सहायता से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखो 1 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 40। 2 सेकंड पर इसका वेग कितना है, 40। तो इन दोनों के क्रम में लगाते जाएं। अब 3 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 40। 4 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 40। इन पूरी रेखाओं को मिलाओगे तो आपको इस एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा जो वो प्राप्त होगी। यानी अगर वस्तु एक समान चाल से गतिमान है और उसका आपसे वेग समय ग्राफ बनाने को बोला जाए तो इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ बनाओ आपके दिमाग में ये आंकड़े जरूर होने चाहिए। और आंकड़ों आपको किस तरह से लेने हैं वो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगला हेडिंग में क्या बोल रहा है। अगर एक समान चाल बोल रहा है तो आपको उस तरह से आंकड़े रखने हैं। ठीक है, अगर आपको असमान चाल बोल रहा है तो उस तरह से रख लीजिए, फिर बनाकर देख लीजिए। तो ग्राफ जो है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ जो वो इस तरह का प्राप्त है। हाँ जी, इसमें एक चीज़ और अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो वेग और समय के बीच में बना है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कोई भी 2 रैंडम पॉइंट ले लें, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वस्तु के द्वारा, इस गतिशील वस्तु के द्वारा जो तय दूरी है या विस्थापन का परिमाण है वो कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो यहाँ देखिए क्योंकि वाई एक्सिस दिखाता है किसको, वेग को, और एक्स एक्सिस किसको व्यक्त कर रहा है, समय को। ठीक है, तो अगर मैं इस वेग और समय को गुणनफल कर दूँ, ठीक है ना, वेग और समय का गुणनफल, वेग गुणा समय, ये किसको व्यक्त करेगा भाई, ये करेगा व्यक्त विस्थापन के परिमाण को। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो अगर हम समय इधर ले आए तो वेग और समय का गुणनफल किसको व्यक्त करेगा, विस्थापन को। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने रैंडम पॉइंट ले लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पॉइंट ले लिया एक ए और यहाँ पॉइंट ले लिया एक बी। इसकी सहायता से आप यहाँ लंब डाल दीजिए एक्स एक्सिस पर, यहाँ लंब डाल दीजिए। ये समय हो जाएगा t1, ये समय हो जाएगा t2। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस कार का विस्थापन या दूरी क्या होगी, इस कार द्वारा चलित दूरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज कौन सा, ये चतुर्भुज कौन सा हो गया, ए बी। तो यहाँ लिख दूं मैं क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस ग्राफ का क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा, तो वो व्यक्त करेगा विस्थापन को। क्यों करेगा, क्योंकि जो ये वाला भाग है ये तो वेग को व्यक्त कर रहा है और ये वाला भाग है किसको व्यक्त कर रहा है, समय को। तो इनको जब आपस में गुणा करेंगे, वेग गुणा समय, ये किसको व्यक्त करेगा, विस्थापन को। और यहाँ देखो ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी, ये समय का भाग है, समय का अंतराल है, यानी t2 माइनस t1। और ये कितना हो जाएगा, सपोज करो ये 40 पर है तो ये गुणा हो जाएगा 40। ठीक है, और आपके पास जो है वो विस्थापन आ जाएगा। ठीक है,
तो जब आपसे एक समान चाल से गतिमान वस्तु का वेग और समय ग्राफ पूछे तो हम आसानी से विस्थापन का परिमाण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होता है, जिन दो पॉइंट के बीच में आपसे पूछा जाए उसका आप क्या करें, क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले ग्राफ की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट ग्राफ देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ। अगला हेडिंग में बोल रहा है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब है कि त्वरण जो है भाई, त्वरण वो क्या रहना चाहिए, एक समान पूरी गति के दौरान। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ तो किस किस के बीच में आएगा, तो ये तो अपने को पहले से ध्यान है। अगला क्वेश्चन में दे देगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा समय। तो समय को किस में लिख देंगे, सेकंड में। ठीक है, और वेग को किस में लिख देंगे, मीटर पर सेकंड में। अब आपसे बोल रहा है कि एक समान त्वरित गति, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो हम रटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक समान त्वरित गति को के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है कि ऐसे आंकड़े लेने जहाँ पर त्वरण क्या आ जाए, एक समान आ जाए। तो देखो यहाँ पर तो हम लिख देते हैं समय t और यहाँ लिख देते हैं वेग v। ठीक है, और ये जो है वो आप ले लें 0 से, तो 1 2 3 4, तो समय अंतराल कितना है, बराबर है 1 सेकंड का। अब देखो वेग को इस तरह से चुनना है आपको कि त्वरण क्या आ जाए, एक समान। उसके लिए क्या हो भाई कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप लें 0 2 4 6 8, तो देखो सब में ऊपर समय में अंतराल 1 1 का है और वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 2 का हो रहा है। अब अगर आप इस भाग के लिए त्वरण निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 0 बटे 1 - 0 यानी 2 बटे 1। 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे इस वाले भाग के लिए a का मान, तो देखो 4 - 2 बटे 2 - 1, तो यहाँ भी a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ निकालोगे इस भाग के लिए तब भी a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ निकालोगे तब भी a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हमने ये जो आंकड़े लिए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, एक समान त्वरित गति के लिए। यानी त्वरण कैसा लेना है, एक समान। आप देखो इस पूरी गति के दौरान त्वरण क्या आ रहा है, एक समान ही तो आ रहा है। अब हमने ये आंकड़े ले लिए हैं, त्वरण एक समान है। अब आप इनको इस ग्राफ में व्यक्त कर दीजिए। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पैमाना लेना पड़ेगा। तो समय के लिए 1 2 3 4 और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, अब वही है 0 पर 0, 1 पर कितना चल रहा है, 1 पर कितना वेग है उसका 2, तो यहाँ पर बीच में पॉइंट आ जाएगा। 2 पर कितना है 4, तो ये 2 के ऊपर और 4 के जस्ट सामने। यहाँ 3 पर कहाँ पर है, 6 पर, और 4 पर कहाँ पर है भाई, 8 पर। ठीक है, कहने का मतलब ये पॉइंट कहाँ लेने हैं, 1 के जस्ट सामने आनी चाहिए और इधर 2 पर आनी चाहिए। 2 सेकंड पर उसकी दूरी की वेग कितना है, 2 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 4 है, तो ये रहा 2 सेकंड वेग, ये रहा 4। 3 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 6, यानी यहाँ से मैच करना चाहिए। और 4 सेकंड पर उसका वेग कितना है, 8, तो इससे मैच करना चाहिए। इन सारे बिंदुओं को आप मिलाओगे तो हमें एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है, यानी उसका त्वरण एक समान है, और आपसे वेग समय ग्राफ पूछा जाए तो वो रेखा जो वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो आप हेडिंग को देखकर अपने आंकड़ों को आपको चुनना है, फिर आपको उसको ग्राफ में रखना है, आपके पास ग्राफ आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं दिखाते हो तो फिर ये ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आई होप कि आपके लिए टॉपिक जो वो क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अब देखिए, अगर मान लीजिए अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी अब त्वरण क्या है, बार बार बदल रहा है। तो देखो इस डायग्राम को देखो आप, सबसे पहले वेग और समय के बीच में ग्राफ है और ये रेखा कुछ इस तरह से खींची हुई है। इसको देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो यहाँ अगर इसको पढ़ना है तो हम देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। भाई सीधी सी बात है, 0 से इस तरफ जाएंगे तो वेग तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो समय जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, सपोज करो कि ये मान जो वो 10 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। अब इस रेखा को देखो, ये रेखा ऊपर से चलकर अब नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब 0 से हम इस तरफ जाएंगे समय बढ़ता जाएगा। 1 सेकंड पर इसका वेग कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा। 2 सेकंड पर इसका वेग कहाँ होगा, यहाँ होगा। 3 सेकंड पर यहाँ होगा, यानी 1 पर कितना होगा, 10 के आसपास। 2 पर जाओगे तो इस तरफ मिलाओगे तो ये 9 के आसपास होगा। 3 पर जाओगे तो ये और कुछ कम होगा। 4 पर जाओगे तो ये कुछ और कम होगा। यानी आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वेग की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे कि जब आप
एकदम मान लो कि 7वें सेकंड पर आ गए तो इसका वेग क्या हो गया भाई, 0 हो गया। यानी अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये ग्राफ जो किसके बीच में है, तो आप ये कह सकते हो कि ये वेग समय ग्राफ वेग के घटते क्रम को दर्शाता है। यानी अगर किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष घट रहा है तो उसका ग्राफ जो वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो देखो 0 पर उसका वेग अधिकतम है, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ यूँ नीचे आता जा रहा है, इसका मतलब उस वस्तु का वेग समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपसे पूछा जाए कि भाई ये ग्राफ क्या व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ देखो सीधी सी बात है कि इस तरफ आओगे तो समय बढ़ता जाएगा और इस तरफ जाओगे ऊपर की तरफ तो वेग बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में क्या हो रहा है भाई, शुरुआत में ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है। शुरुआत में क्या होगा, जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वेग का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप मिलाते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा और A पॉइंट पर क्या हो गया भाई, मैक्सिमम। और उसके बाद देखो जब समय बढ़ता है तो वापस ये लाइन जो वो नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर B पॉइंट पर जब उसका वेग वापस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर इस B पॉइंट के बाद में जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे वापस इसका वेग जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर C के बाद में वापस से घटना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर कोई वस्तु असमान गति कर रही है, असमान गति के लिए ये क्या है, वेग समय ग्राफ। सीधी सी बात है कि भाई मान लो कि अगर मैं स्कूल से घर से या स्कूल से मार्केट जा रहा हूँ तो आपको पता है कि भाई मेरी चाल जो वो एक समान नहीं रहेगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो उसका ग्राफ जो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ जो है वो क्या क्या व्यक्त कर रहा है। और जैसे ही आपको हेडिंग दी जाए आपके दिमाग में आंकड़े आ जाने चाहिए कि हमें किस तरह का ग्राफ और किसके लिए बनाना है। तो उस तरह के सूटेबल आप आंकड़े बनाइए और उनको आप एक पैमाने का लेकर अगर आप उनको दर्शाओगे तो आपका ग्राफ जो वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।